हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो गाइस मेरा नाम है कीरत चौहान। तो गाइस यहाँ हम कर रहे हैं घटना चक्र की जो आपकी करंट अफेयर्स की बुक है 1 जनवरी 2021 से लेकर 30 सितंबर 2021 तक का। तो गाइस इसमें हम कर रहे हैं आर्थिक घटनाओं की वार्षिकी। यहाँ है इस बुक का पार्ट 8 कर रहे हैं। ठीक है, 5 दिन यानी कि कल तक इस बुक को किसी तरह से कंप्लीट करना है। देखते हैं दोस्तों कल तक हो पाएगी या नहीं, ऑलमोस्ट हो ही जाएगी। ठीक है, चलिए बाकी देखते हैं किस तरह से कंप्लीट होगी। तो वैसे ये हमारा जो है सिलेबस है ना इस बुक का। तो देखिए इसमें बहुत कुछ तो नहीं है, जो बड़े बड़े चैप्टर्स थे वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम जो ये चल रहा है हमारा, तो वैसे उसके बाद उत्तर प्रदेश विशेष की अगर बात करें तो ये 10 पेजेस का चैप्टर है। उसके बाद जो ये सब है इधर चिटपुट है गाइस, मतलब ठीक है, 8 पेजेस हैं इसमें, लेकिन हो जाएगा गाइस। ठीक है, तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। चलिए गाइस, हमने कहा जहाँ तक कर लिया था उससे आगे हम बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम करेंगे अब WF ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021। तो इसमें लिखा है कि 20 अप्रैल 2021 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा विश्व के 115 देशों की ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2001 क्या लिखा है यहाँ पे, फास्ट रिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2021 नामक रिपोर्ट के तहत जारी की गई है। और ये सूचकांक विभिन्न पहलुओं के आधार पर देश की ऊर्जा प्रणालियों के वर्तमान जो आपका प्रदर्शन है उस पर प्रदर्शन पर दृष्टि रखता है। तो इस सूचकांक के शीर्ष 10 देशों में पश्चिम और उत्तर यूरोप के देश शामिल हैं और इसमें स्वीडन शीर्ष पर है और गाइस सबसे लास्ट में है जिम्बाब्वे। फिर लिखा है सूचकांक में शामिल शीर्ष 10 देशों में जो है स्वीडन के बाद नॉर्वे, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, यूके, न्यूजीलैंड, फ्रांस और आइसलैंड है। तो कैसे आप लिखा, भारत वैश्विक ऊर्जा जो है संक्रमण सूचकांक 2021 में 53 नंबर के साथ कितने 87वें स्थान पे है और 2020 में 74वें स्थान पर था। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे लिखा है भारत अपने यहाँ सब्सिडी सुधारों के माध्यम से ऊर्जा बदलाव ला रहा है और दूसरी ओर चीन निवेश और बुनियादी ढांचे के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। तो इस सूचकांक में भारत के पड़ोसी देशों में चीन 68, श्रीलंका आपका 69, नेपाल 92 एंड पाकिस्तान 104वें स्थान पर। तो सूचकांक में शामिल 115 देशों में से लगभग 92 में ने अपने कुल स्कोर में बेहतर प्रदर्शन दिखाया है और वैश्विक ऊर्जा संक्रमण में एक सकारात्मक प्रगति को दर्शाया। तो गैस ये सूचकांक 115 देशों को पर्यावरणीय स्थिरता, आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा जैसे 3 आयामों में उनके प्रदर्शन के आधार पर जो है मूल्यांकन करता है। फिर लिखा है एशियाई देशों में जो है मलेशिया जहाँ इस सूचकांक में शीर्ष पर है, वहीं भारत 9वें स्थान पे है। तो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 के 5 शीर्ष देशों की बात करें तो स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया है। गई यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये ऑस्ट्रिया है। ठीक है, उसके बाद हम सबसे लास्ट के 5 देशों की बात करें तो जिम्बाब्वे, हैती, मंगोलिया, लेबनान एंड वेनेजुएला है। तो गैस यहाँ पे क्या लिखा है, इफ्को ने बनाया विश्व का पहला नैनो तरल यूरिया। तो गैस यहाँ लिखा है कि किसानों की सहकारी संस्था जो आपकी इफ्को है ने विश्व का पहला नैनो तरल यूरिया बनाया है और दावा है कि आधा लीटर नैनो यूरिया 1 बोरी यूरिया के बराबर काम करेगा और इसके प्रयोग से क्या है पैदावार औसतन जो है 8% बढ़ेगी और जो है लागत में कमी आएगी। तो इफ्को ने 31 मई 2021 को अपनी 50 वर्षीय आम बैठक में प्रतिनिधि महासभा के सदस्यों की उपस्थिति में दुनिया की पहली नैनो यूरिया लिक्विड पेश की है और इसमें लिखा है आधा लीटर तरल यूरिया की बोतल की कीमत 240 रुपीज़ रखी गई है और ये सामान्य यूरिया के बैग से जो है 10% सस्ती होगी। फिर लिखा है इस अवसर पर इफ्को के विशेषज्ञों ने कहा है कि यह उत्पादन जो है मिट्टी में यूरिया के प्रयोग में कमी लाने की जो प्रधानमंत्री की अपील से प्रेरित होकर तैयार किया गया है और नैनो तरल यूरिया के आधा लीटर की बोतल एक बोरी यूरिया के बराबर से काम करेगी। तो इसमें लिखा है संस्था के वैज्ञानिकों इंजीनियरों ने नैनो यूरिया को स्वदेशी तकनीक के जरिए कलोल स्थित एक सांपातिक तकनीक के माध्यम से जो है नैनो जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र में तैयार किया है और इसे पौधे के पोषण के लिए जो है प्रभावी पाया गया। फिर इसमें गाइस नेक्स्ट आगे आपका लिखा है कि नैनो यूरिया एक
कण यूरिया के नैनो यूरिया एक कण यूरिया के कण के 55,000 हिस्से के बराबर है और कलोल में जून 2021 में इसका उत्पादन शुरू कर दिया गया है। फिर दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश के अलावा आपका फूलपुर में इसका जो उत्पादन है शुरू किया जाएगा और पहले चरण में 18 करोड़ बोतल के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। फिर आगे बढ़ते हैं, लिखा है भारत पर कुल विदेशी ऋण। तो यहाँ पे लिखा है वित्त मंत्रालय द्वारा हाल ही में प्रस्तुत नवीनतम आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2020 के अंत में भारत पर कुल विदेशी ऋण जो आपका है 563.5 अरब डॉलर है, जो सितंबर 2020 के अंत में 556.7 अरब डॉलर था। और इस प्रकार सितंबर से दिसंबर 2020 की अवधि में जो विदेशी ऋण भार है उसमें 6.8 अरब जो डॉलर उसकी वृद्धि हुई। तो वित्त मंत्रालय के अनुसार ऋण भार में यह वृद्धि जो है मुख्यतः प्रमुख विदेशी मुद्राओं की तुलना में डॉलर के मूल्य में गिरावट के कारण हुई है। मंत्रालय के इन आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2020 के अंत में कुल 563.5 अरब डॉलर के विदेशी ऋण में अल्पकालिक ऋण का हिस्सा 18.4% रहा और जबकि शेष 81.6% ऋण जो है दीर्घकालिक था। तो एक वर्ष पूर्व दिसंबर 2019 के अंत में देश पर कुल विदेशी ऋण में जो है 457.2 अरब डॉलर भाग अल्पकालिक ऋण का तथा शेष 106.8 अरब डॉलर भाग जो दीर्घकालिक ऋण का था। तो संरचना की दृष्टि से दिसंबर 2020 के अंत में कुल 563.5 अरब डॉलर विदेशी ऋण में सर्वाधिक 35.9% भाग जो है विदेशी वाणिज्यिक उधारियों का था। तो दूसरे और तीसरे स्थान पे आपके लिखा है NRI जमाओ यानी कि 24.9% और अल्पकालिक व्यापार साख यानी कि शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट 17.7% का स्थान रहा। फिर लिखा है कुल विदेशी ऋण से 67.9 अरब डॉलर ऋण बहुपक्षीय था और दिसंबर 2020 के अंत में देश पर कुल विदेशी ऋण में 9.1% भाग जो है रियायती ऋणों का था और जो मार्च 2020 के अंत में 8.8% था। तो वित्त मंत्रालय के इस आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2020 के अंत में 563.5 अरब डॉलर के कुल विदेशी ऋण में सर्वाधिक 51.9% भाग क्या है आपका डॉलर मूल्य में था। फिर लिखा है कुल ऋण में रुपए में व्यक्त ऋण का भाग 33.1% और जापानी येन में 5.8% और SDR में जो है 4.6% और यूरो ऋण का जो भाग है वो 3.6% था। तो दिसंबर 2020 के अंत में देश में आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष कुल विदेशी ऋण का जो है 104% था और मार्च 2020 के अंत में 85.6% था। तो विदेशी ऋण एक दृष्टि में गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी हमने जो पढ़ा है वही सारे हैं। नहीं एक बार देखते हैं कुल विदेशी ऋण में। देखिए दीर्घकालिक ऋण कुल विदेशी ऋण में कितना है आपका 460 अरब डॉलर है। दीर्घकालिक ऋण का भाग कितना है 81% है। फिर अल्पकालिक ऋण है आपका 110 अरब डॉलर। फिर कुल विदेशी ऋण में अल्पकालिक ऋण का भाग है 18% और GDP के प्रतिशत के रूप में कुल विदेशी ऋण आपका कितना है 21.4%। फिर लिखा है मुद्राओं की दृष्टि से विदेशी ऋण की संरचना कितनी है। डॉलर मूल्य में गाइस 51% है और रुपए में 33% है, येन में 5.8% है, SDR में 4.6% है, यूरो में आपका 3.6% है। इसमें लिखा भारत बना चौथा सर्वाधिक विदेशी ऋण भंडार वाला देश। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में क्या प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार 600 बिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर जो है 28 मई तक ये जो हो गया कितना 598 अरब डॉलर था। फिर इसमें लिखा है कि 4 जून 2021 को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार आपका 6.842 बिलियन डॉलर से बढ़कर 605.008 बिलियन डॉलर हो गया है गाइस। और भारत की विदेशी संपत्ति पर अब तक का यह उच्चतम स्कोर है। फिर लिखा है 11 जून 2021 को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी ऋण भंडार 608.08 अरब डॉलर हो गया है और इसके साथ ही भारत जो है रूस को पीछे छोड़ता हुआ चौथे सर्वाधिक जो आपका विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश बन गया है। और गाइस रूस की अगर बात करें तो वहाँ पे कितना है 605.2 बिलियन डॉलर आंका गया है। फिर इसमें लिखा है विदेशी मुद्रा भंडार में इस वृद्धि का कारण विदेशी मुद्रा अस्थिति में हुई अच्छी वृद्धि है। गाइस यहाँ पे देश लिखा है और वहाँ पे विदेशी मुद्रा भंडार लिखा है। तो सबसे ज़्यादा गाइस किसके पास है, चीन के पास है 3222 आपका। फिर जापान का लिखा है 1388, स्विट्जरलैंड लिखा है 1072, रशिया है आपका 605 और भारत है आपका 608 तो गाइस जो है ना भारत आपका ऊपर होना चाहिए, रशिया नीचे 4th नंबर पे, भारत 5th नंबर पे, रशिया। लेकिन विदेशी मुद्रा भंडार
के लाभ क्या होते हैं। तो अतिरिक्त विदेशी मुद्रा बाजार में अस्थिरता को कम करने के लिए क्या है, विदेशी मुद्रा भंडार प्रभावी भूमिका निभा सकता है और बड़ा विदेशी मुद्रा रखने वाले देश जो है विदेशी व्यापार को आकर्षित करता है और व्यापारिक साझेदारी का जो है विश्वास अर्जित करता है। इसके वैश्विक निवेशक क्या होता है देश में और अधिक निवेश के लिए जो है प्रोत्साहित हो सकते हैं। फिर लिखा है सरकार जरूरी सैन्य सामान की तत्कालीन खरीद का निर्णय भी ले सकती है क्योंकि भुगतान के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा उपलब्ध है और इसके साथ ही कच्चे तेल और दूसरी जरूरी सामान के आयात में बढ़त नहीं आती। अब लिखा विदेशी मुद्रा बढ़ने से क्या होता है आम लोगों को भी फायदा मिलता है। इससे सरकारी योजनाओं में खर्च करने के लिए जो है पैसा मिलता है और विदेशी मुद्रा भंडार का बढ़ना किसी देश की अर्थव्यवस्था में मजबूती का संकेत होता है। और साल 1991 में क्या है देश को सिर्फ $40 करोड़ जुटाने के लिए 47 टन जो है सोना इंग्लैंड के पास गिरवी रखना पड़ा था, लेकिन वर्तमान स्तर पर क्या है भारत के पास एक वर्ष से अधिक के आयात को कवर करने के लिए जो है पर्याप्त मुद्रा भंडार है, यानी इससे एक साल से अधिक के आयात खर्च का बोझ उठाया जा सकता है। फिर लिखा है आहार क्रांति अभियान। तो इस अभियान का शुभारंभ विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जो डॉक्टर हर्षवर्धन है उन्होंने वर्चुअल तरीके से 14 अप्रैल 2021 को किया और यह अभियान पोषण के प्रति जागरूकता के सृजन और स्थानीय रूप से उपलब्ध पोषण खाद्य फलों और क्या है सब्जियों तक पहुंच स्थापित करने के बारे में समर्पित एक मिशन है। फिर लिखा है आहार अभियान की लॉन्चिंग विजनाना भारतीय ग्लोबल इंडियन इंस्टीट्यूट एंड टेक्नोलॉजी फोरम, फिर विज्ञान प्रसार एवं प्रसार प्रवासी भारतीय एकेडमिक एंड साइंटिफिक संपर्क द्वारा जो है संयुक्त रूप से की जाती है। और इसका आदर्श वाक्य है, इसका आदर्श है गुड डाइट। इसमें लिखा है उत्तम आहार, गुड डाइट गुड कॉग्निशन, मतलब उत्तम आहार उत्तम विचार। अब इसमें लिखा है इस मिशन के शुभारंभ के अवसर पर बताया गया है कि भारत जितनी कैलोरी ऊर्जा का उपभोग करता है उससे 2 गुनी ऊर्जा का उत्पादन देश में हो रहा है और इसके बावजूद देश में क्या है अनेक लोग कुपोषित हैं और इस विचित्र स्थिति का मुख्य कारण पोषण संबंधी जो है जागरूकता का अभाव है। तो आहार क्रांति की बात करते हैं तो आहार क्रांति आंदोलन के अंतर्गत क्या है भारत की परंपरागत खुराक की पौष्टिकता व उपयोगिता के संबंध में लोगों को जागरूक करके इस समस्या का समाधान करना प्रस्ताव किया गया है और इसकी स्थानीय रूप से उपलब्ध फलों और सब्जियों के उपयोग से आहार को संतुलित बनाने पर ध्यान केंद्रित इस आंदोलन के द्वारा किया जाएगा। फिर लिखा है बेहतर जागरूकता, बेहतर पोषण, बेहतर कृषि को बढ़ावा देने का प्रयास इसके तहत किया जाएगा और आहार क्रांति नाम से एक मासिक पत्रिका का हिंदी और इंग्लिश में क्या प्रकाशन भी इसके तहत किया जाएगा। सिंगापुर RCEP की अभिपुष्टि करने वाला जो है पहला देश। फिर इसमें लिखा है आसिया के 10 देशों और 5 अन्य देश यानी कि ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया के बीच नवंबर 2020 में हस्ताक्षरित क्षेत्रीय व्यापार आर्थिक भागीदारी समझौता यानी कि RCEP की औपचारिक अभिपुष्टि करने वाला पहला देश सिंगापुर है और विश्व के सबसे बड़े मुक्त व्यापार समझौते के लिए नवंबर 2012 से लेकर 8 वर्ष तक चली वार्ताओं में भारत भी शामिल था, किंतु भारत सरकार द्वारा इस समझौते को देश के लिए जो है अहितकर माने जाने के पश्चात क्या भारत नवंबर 2019 में इससे बाहर हो गई। तो इस तरह 15 देशों ने ही नवंबर 2020 में आसियान के 37वें शिखर सम्मेलन के दौरान इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो समझौते की औपचारिक अभिपुष्टि कर सर्वप्रथम सिंगापुर ने संबंधित दस्तावेज आसियान के महासचिव को 9 अप्रैल 2021 को सौंप दिया। फिर लिखा आसिया के कम से कम 6 सदस्य देशों के साथ साथ किन्हीं 3 अन्य सदस्य राष्ट्रों की अभिपुष्टि के पश्चात ही यह जो है व्यापार समझौता लागू होना है और RCEP के सदस्य देश 1 अप्रैल 2022 से ही इसे प्रभावी करने के लिए क्या है उत्सुक हैं और विश्व की 1/3 जनसंख्या के साथ ये देश वैश्विक GDP के लगभग 30% भाग का उत्पादन करते हैं और ऐसा माना जाता है कि RCEP के प्रभावी होने से वैश्विक व्यापार परिदृश्य में बड़े परिवर्तन होंगे। फिर लिखा है एल साल्वाडोर बिटकॉइन को लीगल ट्रेंड का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला जो देश बन गया। इसमें लिखा है एल साल्वाडोर की संसद ने क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन वैध मुद्रा यानी कि लीगल टेंडर बनाने का जो है कानून पास कर दिया है जो 90 दिन के अंदर कानून बन जाएगा और ये ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश बन जाएगा। अभी तक किसी देश ने इसे जो है वैध करेंसी नहीं घोषित किया है। तो लिखा है कुछ दिन पूर्व ही यहाँ के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस में यह प्रस्ताव जो है दिया है और कानून
बनने के बाद एल साल्वाडोर में बिटकॉइन का प्रयोग लेन देन और सभी प्रकार के कारोबार के भुगतान में किया जा सकेगा और साथ ही अमेरिकी डॉलर यहाँ की मुद्रा के रूप में जारी रहेगा। फिर लिखा है 8 जून 2021 को एल साल्वाडोर की संसद ने 62 के मुकाबले 84 वोट से पारित इस कानून के दायरे में उन लोगों को बाहर रखा है जो इस तकनीक का प्रयोग नहीं कर सकते। फिर लिखा डॉलर और बिटकॉइन एक्सचेंज रेट को बाजार द्वारा तय किया जाएगा और सभी चीज़ों की कीमत जो है बिटकॉइन में भी तय की जाएगी। तो हालांकि लेखा जोखा करने के उद्देश्य से डॉलर को मुद्रा के रूप में जो है दर्शाया जाएगा। हालांकि किसी को बिटकॉइन में भी भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। फिर एल साल्वाडोर की अर्थव्यवस्था अधिकांशतः प्रेषण पर जो है निर्भर करती है और इसके बाद देश के बाहर काम करने वाले बिटकॉइन में पैसा अपने घर भेज सकेंगे। फिर इसमें लिखा है बिटकॉइन एक प्रकार की डिजिटल मुद्रा या क्रिप्टो करेंसी है जो तत्काल भुगतान को जो है सक्षम बनाती है और इसे पहली बार साल 2009 में दुनिया के सामने जो है पेश किया गया था और ये एक है ओपन सोर्स प्रोटोकॉल पर आधारित और इसे किसी भी केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा जारी नहीं किया जा सकता। फिर लिखा है केंद्रीय बजट 2021 और 22। तो वैसे यहाँ पे लिखा है कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए केंद्रीय बजट वित्त मंत्री जो आपकी हैं निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2021 को लोकसभा ने प्रस्तुत किया और ये बजट मोदी जी के नेतृत्व में किया है एनडीए सरकार द्वारा। कुल 8वां और दूसरे कार्यकाल का तीसरा नियमित बजट है और पहली बार केंद्रीय बजट की जो प्रस्तुति है डिजिटल रूप में हुई है और अर्थात वर्ष 2021-22 के बजट जो है लोकसभा में कागज रहित प्रस्तुत किया गया। 2021-22 के लिए अपने इस बजट को आपदा में अवसर ढूंढने वाला बजट के साथ साथ 6 स्तंभों पर जो है आधारित वित्त मंत्री ने बताया जो इस प्रकार है। स्वास्थ्य और कल्याण, भौतिक और वित्तीय पूंजी और अवसंरचना, फिर है आकांक्षी भारत के समावेशित विकास और मानव पूंजी का पुनः शक्तिवर्धन और फिर है नवाचार, अनुसंधान एवं विकास और न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। फिर का बजट में प्राप्तियां और व्यय की बात करेंगे यहाँ पे। तो पिछले वर्ष 2020-21 के दौरान सरकार का कुल व्यय कितना है आपका 30,42,230 करोड़ बजट में अनुमानित किया गया था। कोरोना महामारी के में जो है 3 बार आर्थिक पैकेज घोषणा करने के कारण क्या है वास्तविक जो व्यय है बजट अनुमानों से काफ़ी अधिक था। फिर लिखा संशोधन आकलन में 2020-21 में सरकार का कुल जो खर्च है वो 34,50,305 करोड़ अनुमानित है। फिर लिखा है 2021-22 के दौरान सरकार का कुल व्यय जो है और भी अधिक यानी कि 34,83,238 करोड़ नए बजट में प्रस्तावित है। 2020-21 के दौरान कुल व्यय रुपए इतने मतलब कितने 34,50,305 करोड़ से जो है 32,931 करोड़ अधिक है। फिर 2021-22 के लिए जो प्रस्तावित रुपए 34,83,236 करोड़ के कुल व्यय में जो है रुपए 29,29,30,29,000 करोड़ जो है राजस्व खाते में और 5,54,236 करोड़ पूंजी खाते में जो है व्यय होगा। फिर लिखा है संशोधित आकलन में क्या है 2020-21 में पूंजी खाते में सरकार का कुल व्यय जो है आपका 4,39,163 करोड़ अनुमानित था। तो इस प्रकार 2021-22 में सरकार के पूंजी व्यय में 26% की वृद्धि हुई है। अब लिखा है 2021-22 के सरकार के कुल 34,83,000 करोड़ 18,236 करोड़ के प्रस्तावित व्यय की आपूर्ति जो है 17,88,424 करोड़ की राजस्व प्राप्तियों के साथ शेष रुपए इतने करोड़ की जो है आपूर्ति पूंजीगत प्राप्तियों से करने की बात बजट प्रावधानों में कही गई है। तो वैसे यहाँ पे एक बार आप इसे खुद से पढ़ लीजिए। सब वही चीज़ें लिखी हैं इसमें, क्या मैं पढ़ूँ, आप भी पढ़िए। सिर्फ डेटा लिखा है इसमें और कुछ है ही नहीं। तो वैसे इसको एक बार आप देख लीजिए। अब इसमें हम पढ़ते हैं बजट में घाटा। तो इसमें लिखा है राजस्व प्राप्तियों और व्यय के इन अनुमानों में 2021 से 22 में क्या है राजस्व घाटा रुपये 11,40,576 करोड़ रहने का अनुमान बजट में जो है लगाया गया है और जो जीडीपी का कितना है 5.1% है। भाई एक ये राजस्व प्राप्तियाँ और व्यय के बाद राजस्व घाटे की बात हो रही तो 5.1% जीडीपी का। तो पूंजी संपत्तियों के सृजन के लिए दिए जाने वाले अनुदान को राजस्व व्यय में से घटाने पे क्या प्रभावी राजस्व घाटे की अगर हम बात करें तो वो आपके जीडीपी का कितना है 4.1% है। तो प्रभावी राजस्व घाटा राजस्व घाटे और पूंजीगत संपत्तियों के सृजन के लिए दिए जाने वाले अनुदान के रूप में जो है अंतर को कहा गया है। अब हम बात करें 2020-21 के राजस्व घाटा कितना 2.7 जीडीपी का, ठीक है।
तो अनुमान था, ठीक है। किंतु कोविड-19 महामारी के बीच क्या है, सरकारी खर्चों में हुए अत्यधिक वृद्धि के चलते इसका संशोधन अनुमान जो है आपका जीडीपी का 7.5% का था, ठीक है। अब इसमें 2021-22 में राजकोषीय घाटे की बात करते हैं तो वो रुपए में देखिए इतना कोई वो नहीं है। इसमें लिखा है जीडीपी का ये 6.8% है और कोविड-19 महामारी में जो है सरकार के अधिक खर्च के कारण 2020-21 में राजकोषीय घाटा भी अब तक के सर्वोच्च स्तर पर रहा। फिर लिखा है 2020-21 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.5% जो है प्रतिशत तक रखने का लक्ष्य जो है बजट में निर्धारित किया गया था, किंतु संशोधित आकलन में ये जो जीडीपी का 9.5% अनुमानित है। फिर 2021-22 में क्या है, प्राथमिक घाटा जीडीपी का 3.1% जो है प्रतिशत जो है अनुमानित किया गया था और पिछले वर्ष 2020-21 में ये जीडीपी का 0.4% की अनुमानित था, जो संशोधित आकलन में कितना 5.9% रहा। फिर बजटीय घाटे में ये भारी वृद्धियां कोविड-19 महामारी के दौरान हुए अप्रत्याशित खर्चे के कारण हुई है। फिर लिखा है प्राथमिक घाटे को राजकोषीय घाटे ब्याज के भुगतान के रूप में मापा जाता है। लिखा है ब्याज भुगतान और सब्सिडी। तो इसको एक बार आप जो है खुद से पढ़िए। देखिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, मद लिखा है, आवंटन लिखा है। तो इसमें लिखा है खाद सब्सिडी कितने करोड़ है आपका 2,42,836 करोड़ है। उर्वरक सब्सिडी की बात करें तो 79,530 करोड़ रुपीज़ है। और पेट्रोलियम सब्सिडी की बात करते हैं तो 12,995 करोड़ है। तो टोटल जो है हमारा 3,35,361 करोड़ रुपीज़ है, ठीक है। यहाँ पे रक्षा बजट की बात कर लेते हैं। चलिए, बजट में 2021-22 के लिए जो है रक्षा गाइस, इससे अच्छा जो है ना आपका बजट के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आप जो है ना वो आती है आपकी घटना चक्र की दृष्टि 2021, मैंने वीडियो बना रखी है गाइस। अगर आपको इससे अच्छी तरीके से पढ़ना है तो प्लीज़ यहाँ ये सिर्फ और सिर्फ डेटा दे रखा है, डेटा की यहाँ हमें इतनी जरूरत नहीं होती। परसेंटेज में आपको पता होना चाहिए, तो उसमें इनफैक्ट ज़्यादा अच्छा है बजट, ठीक है। तो आर्थिक परिदृश्य में जाएंगे ना आप तो उसमें आपको बजट मिलेगा, तो आप इससे ज़्यादा अच्छा आपको पढ़ने में वहाँ लगेगा, ठीक है। वहाँ जरूर पढ़िएगा, एक बार जरूर देखिएगा, वहाँ पे एक ग्राफ के माध्यम से दिखाया गया है, ठीक है। चलिए यहाँ पढ़ लेते हैं हम लोग। बजट में 2021-22 में रक्षा मंत्रालय हेतु कुल आवंटन जो है 4,38,195 करोड़ था, ठीक है। इसमें 15,257 करोड़ रक्षा मंत्रालय की सिविलियन कार्यों के लिए और 1,15,850 करोड़ पेंशन भुगतान हेतु। तो इस प्रकार जो है रक्षा सेवाओं हेतु कुल आवंटन जो है 3,47,088 करोड़ का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है कि इसमें राजस्व व्यय के मध्य, तो गाइस एक बार राजस्व व्यय के मध्य 2 इतने करोड़ का आवंटन शामिल है और इसका उपयोग जो है वेतन भुगतान और रक्षा प्रतिष्ठान के रख रखाव हेतु किया गया है। तो अब इसमें लिखा है पिछले वर्ष, तो गाइस इसमें सिर्फ और सिर्फ डेटा है। तो इसमें लिखा रक्षा सेवा हेतु बजट आवंटन में जो है 7.4% की वृद्धि 2021-22 के बजट में की गई है, जबकि संशोधित आकलन की तुलना में जो है ये वृद्धि 1% से भी कम है। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने बताया कि कोविड-19 की अवधि में निर्धनों व अन्य संवेदनशील वर्गों, लघु मध्यम उद्योगों और अन्य प्रभावितों को राहत पहुंचाने के लिए 2020 में उनके 20 व उसके पश्चात जो है 3 बार आत्मनिर्भर पैकेज यानी कि ANB 1.0, 2.0, 3 की घोषणा जो है सरकार ने की है। फिर लिखा है सभी आत्मनिर्भर भारत पैकेज जिनमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए उपाय भी शामिल हैं कि कुल वित्तीय जो प्रभाव लगभग कितना 27.1 लाख करोड़ रुपीज़ है और जीडीपी का कितना परसेंट है 13%। यहाँ लिखा है विभिन्न मदों पर व्यय के जो है बजट अनुमान 2020-21। तो गाइस यहाँ पे ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ठीक है, मतलब ठीक क्या है, इसमें भी डेटा ही लिखा है। परसेंटेज में इससे ज़्यादा अच्छा रहता है गाइस, यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है, डेटा हम याद नहीं कर सकते, लेकिन यही चीज़ अगर आपकी परसेंटेज में लिखी होती तो आपको ज़्यादा सही लगता है। इनफैक्ट आप इसके अलावा इसको ना देख के आप गाइस कहाँ देखिए, आपकी जो घटना चक्र की आती है दृष्टि, ठीक है, दृष्टि 2021 का आप क्या करिएगा ना वो देखिएगा, बजट देखिएगा गाइस। आप मेरी ही प्लेलिस्ट में ये वाली इसकी एक प्लेलिस्ट होगी आपकी घटना चक्र दृष्टि 2021, उसमें आर्थिक परिदृश्य में जाइएगा, उसमें आपको जो बजट मिलेगा ना गाइस वो आप जरूर देखिएगा। हालांकि यहाँ हम देख लेते हैं पेंशन की आपकी राशि लिखी है 1 लाख, गाइस राशि आप ऐसे याद रख सकते हैं, उसमें आपको परसेंटेज में मिलेगा तो आप वो ज़्यादा अच्छे से याद कर सकते हैं। देखिए प्रमुख, तो ये आप एक बार ऐसे देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे जैसे उसमें हमें डायरेक्ट पता चल जाता है कि किस में सबसे ज़्यादा खर्चा है। जैसे यहाँ लिखा है मुख्य सब्सिडी में आपका 3,35,361 है, सबसे ज़्यादा इसमें दिख रहा है, नहीं सबसे ज़्यादा रक्षा में दिख रहा है। फिर इसके बाद आपका ये वाला दिख रहा है आपका इस सेकंड नंबर पे,
और उसके अलावा हमें क्या दिख, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, सबसे ब्याज है 8 लाख, सबसे ज़्यादा ब्याज पे है। सेकंड देखिए ब्याज में सबसे ज़्यादा आप कर रहे हैं, और फिर सेकंड नंबर पे देखिए यहाँ पे ये है रक्षा, फिर मुख्य सब्सिडी, फिर इसमें आ रहा है। फिर इस तरह से आपका ना रैंक वाइज उसमें परसेंटेज में ज़्यादा अच्छे से गए तो उसे देखिएगा जरूर। ठीक है, प्रमुख योजनाओं पर व्यय की बात करते हैं तो मनरेगा में इतना बजट है, मतलब बजट दे रखा है गैस। और फिर जल जीवन मिशन और राष्ट्रीय ग्रामीण पेंशन मिशन में दे रखा है आपका। फिर इसमें लिखा है राष्ट्रीय स्कूल मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में, राज्य आजीविका मिशन में, राज्य स्वास्थ्य मिशन, राज्य राष्ट्रीय शिक्षा मिशन है आपका, स्वच्छ भारत मिशन है, देन आपका स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है, आपका प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। तो गाइस इसमें आप एक बार डेटा ही है, सब देख लीजिएगा। अब कर की बात करते हैं तो भारत को कार्य, तो गाइस यहाँ पे लिखा है सरकार को कार्य करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, और कर सरकार की आय के महत्वपूर्ण क्या है स्रोत होते हैं। कर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष कर, वो कर होते हैं जिसमें क्या होता है कर के भुगतान सीधे जो है आय अर्जित करने वाला करता है, और जो है आय अर्जन इसे किसी और पर नहीं डाल सकता, और जैसे कि आयकर होता है। तो एक निर्धारित सीमा से ऊपर क्या है कमाने वाले व्यक्तियों को ये कर देना होता है। और प्रत्यक्ष कर की बात करते हैं जिसे दूसरे पर डाला जाता है, और अर्थात ये लगते किसी अन्य व्यक्ति पे हैं, और जो है इसको देता कोई और है। ठीक है, तो वैसे ये जैसे वस्तु और सेवा के लिए जो है मूल्य को समायोजित कर जो है उपभोक्ताओं का पर स्थानांतरित कर दिया जाता है, इसमें लिखा है प्रत्यक्ष कर। तो बजट 2021-22 में जो है आय कर ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, जिससे वित्त वर्ष 2021-22 के लिए विभिन्न आय स्तरों के लिए कर की दरें वही होंगी जो वित्त वर्ष 2020-21 में थी। 75 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे पेंशनभोगी वरिष्ठ नागरिकों को क्या है आयकर की विवरणी दाखिल करने की से क्या है छूट दी गई है गई। और उसके बाद लिखा है आयकर के मामले में कर निर्धारण प्रक्रिया अभी तक जो है 6 वर्ष कर जो आपकी है पुनः प्रारंभ की जा सकती है, और सामान्य मामलों में इस समय जो है आपकी सीमा को घटाकर 3 वर्ष करने का जो है प्रस्ताव बजट में किया गया है। तो 6 वर्ष कर मतलब कर अपवंचन की गंभीर मामलों में 10 वर्ष तक। तो वैसे यहाँ पे लिखा है छोटे करदाताओं के लिए मुकदमेबाजी को कम करने के उद्देश्य से एक विवाद समाधान जो है समिति के गठन का प्रस्ताव बजट में किया गया है, ताकि कर विवादों पर जो है पारदर्शिता जवाबदेहिता के साथ समाधान किया जा सके। फिर लिखा है घर की खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए आवास ऋण पर ब्याज में जो है 15 लाख तक की छूट, और 31 मार्च 2021 तक लिए गए आवास ऋणों के मामलों में जो है छूट में छूट थी, और ये छूट जो है 31 मार्च 2022 तक के लिए तक लिए गए ऋणों पर उपलब्ध हो रहेंगी। फिर लिखा है एक अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान बजट में यह किया गया है कि प्राइवेट फंड में रुपये 2.5 लाख से ज़्यादा जमा किए जाने की स्थिति में इस अतिरिक्त जमा पर मिलने वाले ब्याज को 1 अप्रैल 2021 में कर योग्य यानी टैक्सेबल बना दिया जाएगा। फिर आगे क्या है दोस्तों, यहाँ लिखा है निवेश के मामलों में व आवास ऋणों पर जो है छूट के मामले में कुछ अन्य प्रावधान भी बजट 2021-22 के प्रत्यक्ष कर प्रस्तावों में शामिल है, और छोटे चैरिटेबल ट्रस्ट और यह स्टार्टअप को भी आयकर में कुछ राहत बजट में जो है प्रदान की गई है। फिर गाइस यहाँ पे लिखा है आयकर की दरें जो है आय लिखी है, और यहाँ कर की दरें लिखी हैं। तो अगर आप 2.5 लाख तक कमाते हैं तो आपको कुछ नहीं देना है, और 2.5 लाख से 5 लाख तक है तो गाइस 5% आपको कर देना पड़ेगा, और 5 से 7.5 लाख तक 10% देना पड़ेगा, 7.5 से 10 लाख तक आपको 15% देना पड़ेगा, 10 से 12.5 लाख 20%, 12.5 से 15 लाख में 25%, और 15 लाख से अधिक है तो गाइस आपका जो कर है ना कर आपको देना पड़ेगा 30% जो भी आपकी इनकम है उसका। तो गाइस यहाँ बात करेंगे अप्रत्यक्ष कर। तो अप्रत्यक्ष कर के मामले में जो परिवर्तन बजट में किए गए हैं उसके पीछे घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देने की भावना जो है अंतर्निहित है, और इसी परिप्रेक्ष्य में कालातीत छूटों को समाप्त करने की जो है प्रक्रिया इस बार भी जारी रखी गई है। मोबाइल फ़ोन और चार्जर ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के देश में ही क्या है उत्पादन और निर्यात की स्थिति होने से इसके जो है पूर्जों के आयात पर मिलने वाली छूट को समाप्त किया गया है। बजट में कॉपर स्क्रैप पर आयात शुल्क जो है 5% से घटाकर 2.5% कर दिया गया है। सोने और चांदी पर आयात शुल्क को 2019 में 10% से बढ़ाकर जो है 12.5% कर दिया गया है। इसे घटाकर पुनः जो है पुराने स्तर पर ही लाया गया है। तो
किसानों को लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से कपास पर सीमा शुल्क को शून्य से बढ़ाकर 10% किया गया है और रॉ सिल्क यार्न पर इसे 10% से बढ़ाकर 15% किया गया है। तो कृषिगत उत्पाद में वृद्धि के लिए कृषिगत इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने हेतु पेट्रोल, डीजल, सोने तथा आयात होने वाले कुछ कृषिगत उत्पादों पर कृषि बुनियादी ढांचा विकास उपकर जो है इस बजट में लगाया गया है। इस उपकर के जरिए 30,000 करोड़ के राजस्व अर्जन का जो है सरकार का लक्ष्य है। स्वास्थ्य एवं पोषण क्षेत्र की बात करते हैं तो इसमें लिखा है वित्त वर्ष 2021-22 में स्वास्थ्य एवं खुशहाली क्षेत्र में 137% वृद्धि के साथ 2,23,846 करोड़ का प्रावधान किया गया। तो वित्त वर्ष 2020-21 में ये जो है रुपये 94,452 करोड़ था। और एक नई केंद्र प्रायोजित योजना है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना शुरू करने की बजट की घोषणा की गई है। बजट में घोषणा की गई है जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से अलग होगी और इस पर 6 वर्षों में लगभग 64,180 करोड़ के परिव्यय का प्रावधान है। तो इस वर्ष 2021-22 में बजट अनुमान में कोविड-19 वैक्सीन के लिए रुपये 35,000 करोड़ का प्रावधान किया गया। बजट प्रस्ताव के अनुसार पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान का आपस में विलय होगा और मिशन पोषण 2.0 को लॉन्च किया जाएगा। फिर लिखा है 2.86 करोड़ घरों में नल कनेक्शन के साथ सभी 4,378 शहरी स्थानीय निकायों में सार्वभौमिक जल आपूर्ति एवं 500 यानी कि अमृत शहरों में जो है तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया जाएगा। तो गाइस लिखा है कि कृषि संबद्ध क्षेत्र की बात करते हैं यहाँ पे तो समावेशी विकास के अंतर्गत कृषि और सहायक क्षेत्र, किसान कल्याण और ग्रामीण भारत, प्रवासी मजदूर व श्रम और वित्तीय समावेशन को शामिल करने की घोषणा की गई है। तो कृषि और सहायक क्षेत्र के लिए 9 उपाय करने का प्रस्ताव जो है आपका बजट 2021-22 में किया गया है और स्वामित्व योजना को अब देश भर में जो है लागू किया जाएगा। फिर आगे लिखा है गाइस कि वित्त वर्ष 2022 में कृषि ऋण लक्ष्य जो है बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम की घोषणा की गई है जिसमें जल्दी खराब होने वाले जो है 22 फसलों को शामिल किया गया है और किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा। तो लिखा है बजटीय प्रावधानों के अनुसार मछली पकड़ने के 5 प्रमुख केंद्र यानी कि कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और पेटुआ घाट को आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। शिक्षा क्षेत्र की बात करते हैं तो बजट में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए 15,000 स्कूलों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सभी पहलुओं को शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है। एक छात्रक निकाय के रूप में एक भारतीय उच्च शिक्षा आयोग स्थापित करने के लिए जो है विधेयक इसी वर्ष लाया जाएगा और लद्दाख में उच्च शिक्षा तक पहुंच के लिए जो है लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का जो है बजट में प्रस्ताव किया गया है। और बजट में अगले 5 वर्षों के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान परिव्यय का जो है प्रस्ताव किया गया है और देश में करीब 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे और इसकी स्थापना गैर सरकारी संगठनों, निजी स्कूलों, राज्य के साथ साझेदारी में की जाएगी। और फिर अनुसूचित जाति के 4 करोड़ विद्यार्थियों के लिए जो है 35,000 करोड़ की घोषणा की जाएगी और जनजातीय क्षेत्रों में 781 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल जो है स्थापित किए जाएंगे। फिर लिखा है वित्तीय अवसंरचना के बाद दिसंबर 2019 में क्या होता है घोषित नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत 6,835 परियोजना शामिल है। परियोजना की यह जो संख्या है अब 7,400 तक बढ़ा दी गई है। वित्त मंत्री ने जो है बजट भाषण में बताया कि रुपये 1.10 लाख करोड़ की जो है 217 योजनाएं जो है पूरी हो चुकी है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की दीर्घकालिक वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की स्थापना का बजट में प्रावधान है और इसके लिए एक विधेयक लाया जाएगा और इस मद के लिए रुपये 20,000 करोड़ का प्रावधान जो है बजट में किया जाएगा। तो वित्त मंत्री के अनुसार इसके द्वारा रुपये 5 लाख करोड़ का जो है लैंडिंग पोर्टफोलियो जो है 3 वर्ष में बनाया जाएगा और आत्मनिर्भर भारत के लिए विनिर्माण वैश्विक दिग्गजों को सृजित करने हेतु 13 सेक्टर में PLI स्कीम की घोषणा की गई है और इसके लिए जो है सरकार अगले 5 वर्षों में लगभग 1.97 लाख करोड़ रुपये की प्रतिबद्धता व्यक्त करती है और इसकी शुरुआत जो है 2021 से होगी। तो वस्त्र उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने और बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क यानी कि मित्रा नामक योजना शुरू करने का प्रस्ताव भारत को वस्त्र निर्यात क्षेत्र बनाने के लिए जो है अगले 3 वर्षों में देश में 7 टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। तो गाइस आगे लिखा है इसमें
कि 5.35 लाख करोड़ रुपए की लागत वाली भारतमाला परियोजना के अंतर्गत 3.3 लाख करोड़ रुपीस की लागत से 13,000 किलोमीटर से भी अधिक लंबी सड़कों के जो है टेंडर पहले ही हो चुके हैं, जैसे 3,800 किलोमीटर लंबी जो है सड़कों का निर्माण हो चुका है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के 1,18,101 लाख करोड़ रुपीस का विस्तार परिवहन प्रदान किया है और जिसमें से 1,08,230 करोड़ रुपीस संबंधित पूंजी के लिए है और जो अब तक सर्वाधिक है। वैसे हम बात करेंगे रेलवे और परिवहन की, तो भारतीय रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ की रिकॉर्ड राशि प्रदान की गई है, जिसमें 1,07,100 करोड़ रुपये जो है आपकी पूंजीगत व्यय के लिए है। अब इसमें सार्वजनिक बस परिवहन सेवाओं के विस्तार के में आवश्यक सहयोग देने के लिए जो है 18,000 करोड़ की लागत से एक नई योजना जो है शुरू की गई है। टियर 2 शहरों और टियर 1 शहरों के आसपास के इलाकों में कम लागत में समान अनुभव जो है सुविधा और सुरक्षा में से युक्त मेट्रो रेल प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए 2 नई तकनीक जो है मेट्रो लाइन और मेट्रो नियो लागू की गई। तो रेलवे मूलभूत ढांचा 2030 फ्यूचर रेडी रेलवे प्रणाली के निर्माण के लिए राष्ट्रीय रेल प्लान फॉर इंडिया 2030, तो जून 2020 में शुरू होने वाली वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और ईस्टर्न DFC योजना में मेक इन इंडिया रणनीति के तहत जो है लॉजिस्टिक लागत कम होगी और दिसंबर 2023 तक ब्रॉड गेज रूट का 100% जो है विद्युतीकरण किया जाएगा। फिर यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए लिखा है पर्यटन रूटों पर जो है बेहतर यात्रा अनुभव के लिए सुरुचिपूर्ण डिज़ाइन किए गए विस्टा डॉम LHB कोच और मानव भूल के कारण होने वाले ट्रेन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए स्वदेश में विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली। बजट के अन्य प्रमुख प्रावधानों की बात करते हैं, तो इसमें लिखा है वॉलंटरी व्हीकल स्पेयरिंग पॉलिसी लाई गई है ताकि पुरानी गाड़ियों को हटाया जा सके और इसके प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। और इसके लिए क्या है, गाड़ियों का फिटनेस टेस्ट होगा। तो इस नीति के तहत पर्सनल व्हील को जो है 20 वर्ष बाद और कमर्शियल व्हील को जो है आपका व्हीकल को जो है 15 वर्ष बाद जो है फिटनेस जाँच की जाएगी। फिर इसमें स्वदेशी न्यूमोकॉकल वैक्सीन वर्तमान में 5 राज्यों में ही सीमित है और इसे क्या है देश भर में शुरू करने की घोषणा बजट में की गई है और इसका उद्देश्य प्रतिवर्ष 50,000 बच्चों की मौत के मुंह में जाने से बचाना है। तो बजट में क्या है, इसमें लिखा है IDBI के अलावा 2 सरकारी बैंक एवं एक इंश्योरेंस कंपनी के विनिवेश की घोषणा की गई है। बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है और LIC के लिए जो है आपका IPO 2021-22 में लाया जाएगा। फिर कैसे यहाँ लिखा, वित्त मंत्री ने बजट भाषण में बताया कि इस वर्ष की जनगणना देश की पहली जो आपकी डिजिटल जनगणना होगी और इस वर्ष जो है 3,768 करोड़ रुपये खर्च होंगे। गोवा इस वर्ष पुर्तगाल से आज़ादी का डायमंड जुबली वर्ष माना जाएगा। इसके लिए जो है 300 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है। वर्ष 2021-22 में निजी सार्वजनिक साझेदारी मॉडल पर बड़े बंदरगाहों के लिए रुपए 2,000 करोड़ से अधिक जो है धनराशि का प्रस्ताव किया गया। उज्ज्वला योजना का लगभग 8 करोड़ परिवारों को पहले ही मिल चुका है और क्या है अब 1 करोड़ अतिरिक्त लाभार्थियों तक इसका जो है विस्तार किया जाएगा। फिर लिखा है अगले 3 वर्षों में शहरी गैस वितरण नेटवर्क में 100 अतिरिक्त शहरों को जोड़ा जाएगा और जम्मू कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में एक गैस पाइपलाइन परियोजना शुरू की जाएगी। तो गैस यहाँ पे हम देख रहे हैं आर्थिक समीक्षा 2020-21। ठीक है, यहाँ पे लिखा है केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने 29 जनवरी 2021 को संसद में आर्थिक समीक्षा 2020-21 पेश किया। कोविड योद्धाओं को समर्पित इस आर्थिक समीक्षा को वित्त मंत्रालय के प्रमुख जो है आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम के नेतृत्व में तैयार की गई। आर्थिक समीक्षा 2020-21 को पहली बार जो है डिजिटल रूप में प्रस्तुत किया गया। तो कोविड-19 महामारी के बीच अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों उनके समग्र निष्पादन के साथ साथ अर्थव्यवस्था के समक्ष विद्यमान चुनौतियाँ आदि का लेखा जोखा 2 भागों में जो है समीक्षा में प्रस्तुत किया गया है। तो भाग 1 में जहाँ नीति
नीति निर्माण संबंधी चुनौतियों को प्रस्तुत किया गया है। वहीं दूसरे भाग में अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में चुनौतियों और हाल के विकास कार्यों को जो है समीक्षा की गई है। तो अर्थव्यवस्था की स्थिति, राजकोषीय घटनाक्रम, वैश्विक क्षेत्र की स्थिति, मौद्रिक प्रबंधन, संधारणीय विकास, कृषि जो है उद्योग, अवसंरचनात्मक सेवा क्षेत्र और सामाजिक अवसंरचना, रोजगार एवं मानव विकास की स्थिति आदि का विश्लेषण इसमें शामिल है। तो भाग 2 में क्या है, अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन का चित्रण कोविड-19 महामारी की चुनौती के परिप्रेक्ष्य में किया गया है। और इसमें क्या है इसमें उल्लेख किया गया है कि कोविड-19 वायरस ने वर्ष 2020 में समूचे विश्व की अर्थव्यवस्था को में जो है भय का माहौल उत्पन्न कर सामान्य जीवन को प्रभावित किया और भारत और दुनिया के लिए सदी की सबसे जटिल जो है आर्थिक चुनौतियां प्रस्तुत की। तो भारत में मार्च अप्रैल 2020 में महामारी के प्रारंभिक चरण के दौरान कड़ाई में लॉकडाउन किया गया और इसके पश्चात क्या चरणबद्ध तरीके से और क्या है अनलॉकिंग करते हुए रोकथाम उपायों को लागू किया गया। तो समीक्षा के अनुसार भारत में 17 सितंबर 2020 को क्या है 11.12 लाख सक्रिय कोविड मामले के साथ देश शीर्ष पर था और दैनिक नए मामलों में जो सर्वाधिक 97,816 मामले जो है 16 सितंबर 2020 को दर्ज किए गए थे। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार भारत में पुष्ट कोविड मामले की कुल संख्या 1.06 करोड़ के लगभग थी और जो विश्व में ऐसे मामले का लगभग 11% है। तो गाइस आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है नए मामलों के भारत का अंश जो है सितंबर 2020 में 31% रहा था, जो दिसंबर 2020 में घटकर 4% हो गया। तो 31 दिसंबर 2020 तक कुल मृत्यु का आंकड़ा जो है 1.48 लाख समीक्षा में दिखाया गया था और सर्वाधिक प्रभावित होने वाला राज्यों में महाराष्ट्र शीर्ष पर है। फिर लिखा है राजकोषीय स्थिति। हाल के वर्षों में केंद्र सरकार की जो है कुल राजस्व प्राप्तियों यानी कि कर राजस्व व कर भिन्न राजस्व व पूंजी प्राप्तियों के आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए सरकार के राजकोषीय घाटे, राज्य घाटे और प्राथमिक घाटे के आंकड़ों की समीक्षा को दर्शाया गया है। तो समीक्षा के अनुसार 2020-21 में केंद्र सरकार का कुल व्यय 30 लाख करोड़ निर्धारित किया गया, मतलब जीडीपी का 13.5% था और ये राशि जो है आपका 20 लाख करोड़ राजस्व प्राप्ति यानी कि 9% और पूंजीगत प्राप्ति जो शेष थी वो पूंजीगत प्राप्ति थी। इसमें लिखा है पूंजीगत प्राप्तियों में 2.25 लाख करोड़ ऋण भिन्न जो है पूंजी प्राप्तियों के रूप में थे और 7.96 लाख करोड़ जो है ऋण प्राप्तियां थी। तो इसके कारण 2020-21 में राजकोषीय घाटा 7.96 लाख करोड़ और प्राथमिक घाटा मतलब जीडीपी का कितना था आपका 3.5% और जो है आपका प्राथमिक घाटा तो जीडीपी का 0.4% था। फिर इसमें लिखा है गाइस निर्धारित किया गया था। फिर इसमें 2020-21 के बजट में जो है केंद्र सरकार के अनुमानित सकल कर राजस्व प्राप्ति यानी कि ग्रॉस टैक्स रिसिप्ट जो है 24 लाख करोड़ यानी कि जीडीपी का 10% 10.8% अनुमानित था। तो इसका 55% जो है प्रत्यक्ष करों से और 45% जो है अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त करने का अनुमान था। तो 2020-21 के बजट में सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियों में गैर कर राजस्व 3.85 लाख करोड़ अनुमानित था और उसमें क्या है 0.11 लाख करोड़ ब्याज प्राप्तियां और 1.5 लाख करोड़ जो है लाभांश और लाभ से और यहाँ पे लिखा 0.01 लाख करोड़ जो है बाहरी अनुदान से और 2.15 लाख करोड़ जो है अन्य प्राप्तियां अनुमानित की गई थी। और वित्त वर्ष 2020-21 में सरकार का कुल व्यय जो है 30.42 लाख करोड़ बजट अनुमानित था। तो वैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा है बजट में अनुमानित सकल कर राजस्व में भिन्न करों का हिस्सा और इस प्रकार मतलब इसमें लिखा है कर और सकल कर राजस्व में भाग प्रतिशत। तो गाइस यहाँ पे लिखा है प्रत्यक्ष कर यहाँ पे लिखा है 55, अप्रत्यक्ष 45% है, निगम कर इसमें 28 है, आयकर इसमें 26% है, जीएसटी आपका 29% है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क 11%, सीमा शुल्क आपका 6% है। आगे बढ़ इसमें लिखा है गाइस यहाँ पे क्या पढ़ा था हमने लास्ट में, तो लास्ट में हमने यहाँ पढ़ा था कि वित्त वर्ष 2020-21 में क्या है राज्य का कुल व्यय जो है ₹30.42 लाख करोड़ रुपये बजट अनुमानित था, जिसमें जो है आपका 26.3 लाख करोड़ का राजस्व व्यय और 4.12 लाख करोड़ का पूंजीगत व्यय शामिल है, जो क्रमशः जीडीपी का 11.7% और 1.7% है। तो लेकर जीडीपी के प्रतिशत के रूप में 2019-20 की तुलना में 2020-21 में कुल व्यय की जो व्यय है उसकी वृद्धि जीडीपी की 0.3% अनुमानित है और राजस्व और पूंजीगत व्यय दोनों की जीडीपी के 0.15 और 0.15 जो है प्रतिशत के बराबर है। फिर लिखा है 2020-21 में प्रस्तावित राजस्व व्यय कुल व्यय का जो है 87% है, ठीक है। इसमें जो है मुख्यतः ब्याज भुगतान 26%, रक्षा राजस्व व्यय आपका 9% है और मुख्य सब्सिडी 10% है, राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के अनुदान 22% एंड पेंशन जो है 8% आदि जो है शामिल है। अब यहाँ बात करेंगे वैदेशिक क्षेत्रों की। तो लिखा आर्थिक समीक्षा के इस
हिस्से में देश के विदेशी व्यापार, विदेशी निवेश और विदेशी ऋण व भुगतान संतुलन आदि की स्थिति का उल्लेख है। तो इसमें लिखा वस्तुगत विदेशी व्यापार के दिसंबर 2020 तक के आंकड़ों को प्रस्तुत करते हुए आर्थिक समीक्षा ने बताया कि अप्रैल दिसंबर 2020 की अवधि में देश के जो है वस्तुगत निर्यात 200 अरब डॉलर के थे, और जो पूर्ण वर्ष की समान अवधि की तुलना में जो है 15.7% क्या था, कम था। अब लिखा है पूर्व वर्ष की समान अवधि में भी वस्तुगत निर्यात में 2.4% की गिरावट दर्ज की गई है। समीक्षा के अनुसार जो है पेट्रोलियम पदार्थ के निर्यात में भारी गिरावट आई है, जो मुख्यतः खनिज तेल की कीमतों में गिरावट का कारण थी और निर्यात में इस कमी के मुख्य कारणों में थी। फिर लिखा है देश के कुल निर्यात में जो है पेट्रोलियम पदार्थ का जो हिस्सा है 10 to 15% रहा है, और अप्रैल नवंबर 2020 की अवधि में अयस्को औषधि उत्पाद और कृषिगत संबंधित उत्पादों के निर्यात में भी क्या है आंशिक वृद्धि हुई है। तो दूसरी और रत्न और भूषण के निर्यात में 6.2% और इंजीनियरिंग उत्पादों के निर्यात में 6.2% और टेक्सटाइल के निर्यात में 2.4% की गिरावट आई। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों, रसायनों, समुद्री उत्पादों और प्लास्टिक के निर्यात में भी जो है मामूली गिरावट संदर्भित जो है अवधि में दर्ज की गई। तो भारत के वस्तुगत निर्यातों में शीर्ष 5 उत्पाद कौन कौन से हैं निर्यात जो करते हैं। तो वैसे यहाँ पे लिखा पेट्रोलियम उत्पाद, दूसरे नंबर पे है आपका औषधि फार्मूलें, फिर आपका है मोती और बहुमूल्य रत्न है, फिर लोहा एवं इस्पात है, फिर इलेक्ट्रॉनिक मशीनरीज है। फिर लिखा आर्थिक समीक्षा में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार अप्रैल दिसंबर 2020 की अवधि में भारत के कुल वस्तुगत आय यानी कि 258.3 अरब डॉलर के थे, जो पूर्व वर्ष की समान अवधि की तुलना में कितना है 7.2% कम थे। तो कैसे यहाँ लिखा पेट्रोलियम उत्पादों के आयात में गिरावट को आयात में इस गिरावट का मुख्य जो है कारण माना जाता है। समीक्षा के अनुसार अप्रैल से नवंबर 2020 में देश के कुल वस्तुगत आयात में जो है शीर्ष 5 उत्पादकों का अंश इस प्रकार है। देखिएगा इस कौन है, पेट्रोलियम क्रूड है आपका, पेट्रोलियम पदार्थ है आपका, स्वर्ण है, टेलीकॉम उपकरण है, कोयला है। फिर लिखा है समीक्षा के अनुदान अप्रैल और नवंबर की अवधि में भारत के वस्तुगत आयात में सर्वाधिक 17.7% का आयात जो है चीन से हो रहा है, और जो एक वर्ष की पूर्व समान अवधि में जो 14.5% है। अब लिखा है 7.5% भाग के साथ अमेरिका से आयात का दूसरा और 6% भाग के साथ यूएई से आयात का तीसरा स्थान है। ठीक है, यहाँ पे लिखा वस्तुगत आयात में 5 जो स्रोत की बात करें तो सबसे ज़्यादा हम कहाँ से आयात करेंगे, भारत में आयात का अंश देखिए 7.7% जो है हम चीन से कर रहे हैं, फिर देन अमेरिका से करें, फिर यूएई से करें, हांगकांग से करें, सऊदी अरब से करें। फिर लिखा है आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से नवंबर 2020 की अवधि में भारत का सर्वाधिक वस्तुगत निर्यात अमेरिका के साथ हुआ है, और संदर्भित अवधि के कुल निर्यातों में 18% जो है निर्यात अमेरिका को हुआ है, 7.8% निर्यात चीन को, और 5.6% जो निर्यात है यूएई को, और ये थर्ड नंबर पे। देखिए यहाँ पे तीनों का 5 नाम लिखे हैं जहाँ हमने निर्यात किया। अमेरिका में 18%, चीन में 7.8%, यूएई में आपका 5.6%, हांगकांग 3.7% और सिंगापुर में 3.2% करें। तो कोविड-19 महामारी के कारण वैश्विक व्यापार में भारी गिरावट दर्ज की गई है। उत्पादों की कीमतों में गिरावट और बाहरी वित्त की जो की परिस्थितियों में तंगी के साथ जो है चालू खाता शेष में कई प्रकार के दुष्प्रभाव हुए हैं। आयातों में गिरावट आने से चीन और अमेरिका के साथ भारत के व्यापार संतुलन में सुधार हुआ है, और 2020-21 के दौरान भारत के रत्न, आभूषण, इंजीनियरिंग के सामान, कपड़ा संबद्ध उत्पादों का निर्यात कम हुआ है, जबकि दवाइयों, फार्मा और सॉफ्टवेयर, कृषि संबंधित जो उत्पाद है उसके निर्यात में सुधार हुआ है। फार्मा निर्यात भारत को जो है विश्व की फार्मेसी बनाने की क्षमता जो है रखता है। फिर लिखा आर्थिक समीक्षा के अनुसार 17 वर्षों के अंतराल के बाद जो है 2020-21 में भारत के चालू खाते में अधिक की संभावना है। फिर 8 जनवरी 2020 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है 586.1 अरब डॉलर के उच्चतम स्तर पर। फिर यहाँ पर बात करेंगे विदेशी ऋण की। तो आर्थिक समीक्षा में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार 2013 के अंत में भारत पर जो है कुल विदेशी ऋण 409.4 अरब डॉलर था, जो बढ़कर मार्च 2020 में कितना 558.2 अरब डॉलर, और सितंबर 2020 में ये कितना हो गया 556.2 अरब डॉलर हो गया। फिर इसमें लिखा है कि जीडीपी के प्रतिशत के रूप में 2013 में कितना 22.4% था, और सितंबर 2020 में ये 21.6% हो गया। फिर लिखा है कुल विदेशी ऋण में जो अल्पकालिक ऋण का भाग जो है 2013 के अंत में कितना 23.6% और सितंबर 2020 में 18.5% है। तो कल गए से यहाँ लिखा है रियायती ऋण का भाग जो है आपका 2013 में 11.1% और सितंबर 2020 में 9% है। फिर आपका है आंतरिक वैश्विक मुद्रा कोष कुल बाह्य ऋण का जो है आपका 71.3% है, और सितंबर 2020 में ये कितना 97.4% थे। तो मार्च 2013 में
के अंत में अल्पकालिक ऋण जो है विदेशी मुद्रा कोष का 33.1% है और सितंबर 2020 के अंत में ये कितना है आपका 19% है। फिर लिखा है गाइस ऋण सेवा अनुपात में 5.9% था कब 2013 में, और 2020 में ये हो गया आपका 9.7%। फिर लिखा है आपका कि जो 2020 के अंत में संपूर्ण विश्व के बाह्य ऋण यानी कि 89 ट्रिलियन डॉलर था और इसका सर्वाधिक 23.9% जो है आपका अमेरिका पर था और इस दृष्टि से अमेरिका विश्व का सर्वाधिक ऋणग्रस्त देश था। जून 2020 के अंत में क्या है 554.4 अरब डॉलर ऋण के साथ भारत का विश्व में 23वां जो है स्थान है। गाइस बात करेंगे कृषि की, तो कृषि क्षेत्र के निष्पादन के संबंध में संतोष व्यक्त करते हुए आर्थिक समीक्षा में बताया गया है कि कोविड-19 महामारी के बाद भी उत्पादन के मामले में इस क्षेत्र का प्रदर्शन बहुत ही बेहतर रहा। फिर लिखा है वर्ष 2021 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर समीक्षा के उल्लेख किया गया है कि आज भी देश का लगभग 54.6% जो है कार्यबल कृषि कार्य और संबद्ध क्षेत्र की गतिविधियों में संलग्न है। तो दोस्तों यहाँ पे यह लिखा है कि कृषि और संबद्ध क्षेत्र का जो है प्रचलित मूल्यों पर 2019-20 में देश में जीवीए का जो योगदान है कुल जीवीए का 17.8% है, 2020-21 में 19.9% है। और गाइस आगे बढ़ते हैं, लिखा है समीक्षा के अनुसार कोविड-19 के कारण जो है लगाए गए लॉकडाउन के बाद भी कृषि क्षेत्र में इस अवधि में जो है 3.5% की जो है वृद्धि हुई है और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत शुरू किए गए विभिन्न उपयोगों जैसे ऋण, बाजार में सुधार और खाद्य प्रसंस्करण से इस क्षेत्र में नवीन जो है स्फूर्ति का संचार हुआ है। पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन संबंधी सहित जो है समस्त संबद्ध क्षेत्रों में विकास की गति तेज करने के लिए जो है सरकार द्वारा किए गए उपाय संबद्ध क्षेत्रों को बढ़ावा देने में सहयोगी सिद्ध हुए हैं। समीक्षा के अनुसार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 80.96 करोड़ लाभार्थियों को अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराए गए हैं और क्या है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान द्वारा अनुमोदित आवश्यकता से अधिक था और इस पर सरकार को 7,500 करोड़ से अधिक खर्च करने पड़े। फिर लिखा आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वर्ष 2019-20 में देश के कुल खाद्यान्न का उत्पादन 296.65 मिलियन टन यानी कि चौथे अग्रिम अनुमान रहा है और वर्ष 2018-19 के 285.21 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन से जो है 11.44 मिलियन टन अधिक है। तो गाइस यहाँ पे लिखा है इसके अतिरिक्त जो है 2019 के दौरान ये उत्पादन विगत 5 वर्षों के दौरान कितनी वृद्धि देख लेते हैं गाइस, कितना है क्या करेंगे उत्पादन में 26.87 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। फिर लिखा है समीक्षा के अनुसार जो है आपका 2019-20 के दौरान भारत का लगभग 2.52 लाख करोड़ के कृषि और संबद्ध उत्पादों का निर्यात किया गया। लिखा है जिन देशों को मुख्य रूप से यह निर्यात किया गया उसमें अमेरिका है, सऊदी अरब है, आपका ईरान, नेपाल, बांग्लादेश है। भारत में मुख्य रूप से जो है निर्यात किए गए कृषि और संबद्ध उत्पादों में समुद्री उत्पाद बासमती चावल, भैंस का मांस, फिर है मसाले है, गैर बासमती चावल है, आपका कच्चा कपास है, खली है, चीनी, अरंडी, तेल और फिर आपका है चाय। फिर लिखा है समीक्षा के अनुसार भारत के वैश्विक कृषि व्यापार में इसके कृषि उत्पादों का हिस्सा कितना है 2.5% से थोड़ा अधिक है। तो 2019-20 में भारत के 2.52 लाख करोड़ रुपए के कृषि उत्पादों का निर्यात किया जाता है और जबकि 1.47 लाख करोड़ कृषि उत्पादों का आयात किया जाता है। तो समीक्षा के अनुसार भारत से कृषि उत्पादों की कुल निर्यात मूल्य में समुद्री उत्पादों की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। 2019-20 में जो है 19% के लगभग थी। 2019-20 के दौरान जो है मत्स्य उत्पाद में सबसे अधिक जो है 14.16 मिलियन जो है मीट्रिक टन रहा और उसके बाद लिखा है कि मत्स्य पालन क्षेत्र में जो है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का जीवीए 2,12,915 करोड़ रुपए रहा जो कुल राष्ट्रीय जीवीए का 1.24% रहा और कृषि जीवीए का आपका 7.28 जो है प्रतिशत रहा। तो कैसे नेक्स्ट आगे क्या लिखा है इसमें लिखा है उद्योग, ठीक है। तो उद्योग में है कि आर्थिक समीक्षा में उद्योग और आधारभूत संरचना से संबंधित भाग में बताया गया है कि कोविड-19 महामारी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को सदी में एक बार संकट का सामना करना पड़ता है और जिसका स्पष्ट प्रभाव इस क्षेत्र में विकास पर पड़ा है। फिर लिखा आर्थिक समीक्षा में प्रस्तुत अंतिम आंकड़ों के अनुसार 2020-21 में उद्योग क्षेत्र में जो है मूल्यवर्धन 9.6% रहा और संदर्भित वर्ष में उद्योग के उप क्षेत्रों में खनन में 12.4% और विनिर्माण में 9.4% और निर्माण में आपका 12.6% तथा विद्युत गैस जलापूर्ति क्षेत्र में जो है 2.7% की वृद्धि 2019-20 में दर्ज की गई है। फिर लिखा है प्रचलित मूल्यों पर 2020-21 में जो है देश के कुल जीवीए में उद्योग का योगदान 25.8%
समीक्षा में बताया गया है। तो इस तरह प्रचलित मूल्यों पर जीवीए में जो है उद्योग क्षेत्र के योगदान में 2011-12 से लगातार गिरावट का सिलसिला बना हुआ है। तो 2020-21 में जीवीए में उद्योग क्षेत्र के 25.8% योगदान में विभिन्न उप क्षेत्रों का योगदान इस प्रकार है। तो कैसे यहाँ पे क्षेत्र लिखे हैं, उसका इसमें लिखा है प्रचलित मूल्यों पर 2020-21 में जीवीए का योगदान। तो खनन में आपका 1.7 है, आपका विनिर्माण में 14 विनिर्माण विद्युत गैस आपूर्ति 14.5 है, विद्युत गैस जल आपूर्ति व अन्य उपयोगी सेवाओं में 2.7% है, निर्माण में आपका 6.9%, उद्योग में 25.8%। तो लिखा है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक और 8 प्रमुख सूचकांक के विभिन्न अब उपघटकों में कोविड संकटपूर्ण स्तर की और सतत संचालन में वी आकार का जो है सुधार हुआ है। लिखा है सेवा क्षेत्र की बात करते हैं तो भारत का सेवा क्षेत्र कोविड-19 महामारी के बाद लागू लॉकडाउन के दौरान वित्त वर्ष 2020-21 की पहली छमाही के दौरान करीब 16% तक संकुचित रहा और ऐसा इसकी संपर्क गहन प्रकृति के कारण हुआ है। फिर लिखा है CSO के प्रथम अग्रिम अनुमानों में देश के सकल मूल्य वर्धन यानी कि जीवीए में सेवा क्षेत्र में 2020-21 में 8.8% तक जो है संकुचन अनुमानित है और 2019 में 5.5% की वृद्धि हुई थी। तो सेवा खरीद प्रबंधन सूचकांक रेल माल यात्रा और यातायात और बंदरगाह यातायात जैसे प्रमुख संकेतकों में लॉकडाउन के दौरान भारी गिरावट के बाद भी आकार की तेजी देखने को मिली है। वैश्विक स्तर पर बाधाओं के बावजूद भारत के सेवा क्षेत्र में FDI अंतर्वाह अप्रैल से सितंबर 2020 में के दौरान वर्ष दर वर्ष तेजी से बढ़कर जो है 34% हो गया है और जिसके परिणाम स्वरूप यह $23.6 बिलियन पहुंचा। तो सेवा क्षेत्र भारत के जीवीए का 54% से अधिक है और कुल निर्यात का आपका 48% और भारत में FDI के कुल अंतर्वाह का जो है पांचवा हिस्सा है। तो इसमें लिखा है जीवीए में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी 33 राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में से 15 राज्यों में 50% से अधिक हो गई है और दिल्ली और चंडीगढ़ में सबसे अधिक 85% से ज़्यादा है। फिर लिखा है आर्थिक समीक्षा 2020-21 के प्रमुख बिंदु। तो गाइस यहाँ पे देखिए 2020-21 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 2.5% अनुमान से अधिक रहने की संभावना है। निरंतर आने वाले डेटा जैसे कि बिजली की मांग, रेल हो गया, माल भाड़ा, वे बिल हो गया, आपका GST संग्रह, इस्पात के उपभोग में उल्लेखनीय वृद्धि के बल पर जो है वी आकार की आर्थिक प्रगति होगी और सरकारी खपत में 17% वृद्धि के अनुमान के साथ जो है 2020-21 में दूसरी छमाही में रिकवरी की उम्मीद है। प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय चालू कीमतों पर आपका 2020-21 के पहले अग्रिम अनुमान 1,26,968 रुपये अनुमानित है। भारत का प्रति व्यक्ति GNI 2018 के 6,427 अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 2019 में बढ़कर जो है 6,681 अमेरिकी डॉलर हो गया है और 2020-21 की दूसरी छमाही में निर्यात में 5.8% और आयात में 11.3% की कमी का अनुमान है। कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान को कम करने में कृषि महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और जिसकी विकास दर जो है 2020-21 में 3.4% आंकी गई है। 2020-21 के दौरान उद्योग और सेवा क्षेत्रों में क्रमशः 9.6% और 8.8% की कमी का अनुमान है और जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 2018 के 69.4% से बढ़कर जो है 2019 में 69.7% हो गई है। राज्य के अंदर और दो राज्यों के बीच आवागमन में बढ़ोतरी से GST संग्रह रिकॉर्ड स्तर पे है गए। सार्वजनिक खर्च GDP के 1% से बढ़कर 2.5 से लेकर 3% होने से स्वास्थ्य देखभाल पर लोगों द्वारा किए जाने वाले खर्च 65% से घटकर 35% का अनुमान है। वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP में जो है 7.7% की गिरावट का अनुमान है। 2021-22 में भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर तो 11% और सांकेतिक GDP वृद्धि दर जो है आपका 15.4% रहने का अनुमान। रिलायंस अमेरिका के कार्बन न्यूट्रल ऑयल प्राप्त करने वाला जो है पहली कंपनी बनी। तो लिखा है अरबपति मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने हाल ही में अमेरिकी तेल प्रमुख क्या नाम है रिक्सीडेंटल के एक डिवीज़न ऑक्सीलॉ कार्बन बेंचर्स्ट
में कार्बन न्यूट्रल ऑयल की दुनिया की पहली खेप जो है प्राप्त की है। रिलायंस की उपलब्धि उसे 2035 तक जो है शुद्ध शून्य कार्बन कंपनी बनाने के अपने लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगी। और इसमें लिखा है VLCC सी पर, जिसमें आपका मर्मियन बेसिन के कार्बन न्यूट्रल ऑयल है। 28 जनवरी 2021 को जामनगर गुजरात में उतारा जाएगा। उल्लेखनीय है कि रिलायंस जामनगर में प्रतिवर्ष 68.2 मिलियन टन की जो है क्षमता के साथ दुनिया का सबसे बड़ा एकल जो है स्थान तेल शोधन परिसर संचालित करता है। लिखा है आपका गुजरात में HSBC की अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई का उद्घाटन तो हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन ने में जो है 26 जनवरी 2021 को गुजरात के गांधीनगर के पास गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में अपनी इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट शाखा का जो उद्घाटन किया है। HSBC पहला बैंक है जिसने नए स्थापित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण से लाइसेंस प्राप्त किया। HSBC विश्व के सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में काम करता है और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के रूप में जो आपका GIFT सिटी के विकास के लिए तत्पर है। फिर लिखा है आपका बजाज ऑटो विश्व के सबसे मूल्यवान दोपहिए वाहन कंपनी। तो इसमें लिखा है भारतीय बहुराष्ट्रीय दोपहिए और तिपहिया वाहन निर्माता कंपनी बजाज ऑटो 1 जनवरी 2021 को दुनिया का सबसे मूल्यवान दोपहिया कंपनी बन जाएगा। और यहाँ पे लिखा बन गई, ठीक है। और लिखा वर्ष 2021 के पहले दिन NSE पर जो है बजाज का शेयर मूल्य 3,479 प्रति शेयर पर बंद हुआ। और इससे उसका जो है बाजार पूंजीकरण इस मार्केट कैपिटल यहाँ लिखी हुई है, देख लीजिएगा। भारत और मॉरिशस में जो है मुक्त व्यापार समझौता। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 17 फरवरी 2021 को मॉरिशस के साथ व्यापक आर्थिक सहयोग मतलब व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता को मंजूरी प्रदान की। और जो मुक्त व्यापार समझौते यानी कि FTA का ही एक हिस्सा है। समझौते के तहत भारत के कृषि, खाद्य, कपड़ा, धातु, बिजली और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों सहित 310 उत्पादों को बिना किसी शुल्क के मॉरिशस के बाजार में निर्यात की अनुमति मिली। फिर दूसरी ओर लिखा है तहज़ीही बाजार के तौर पर जो है मॉरिशस के भी बिस्कुट, मछली, जूस, फल, मिनरल वाटर, बियर, शराब, साबुन, बैग, दवा सहित 615 उत्पादों को बिना शुल्क भारतीय बाजार में बेचने की अनुमति मिलेगी। फिर लिखा इस समझौते पर भारत की ओर से जो है वाणिज्य सचिव कौन अनूप बधावन और मॉरिशस की ओर से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सचिव आपका हेमंडोयल डिलम ने क्या है पोर्ट लुइस में 15 फरवरी 2021 को हस्ताक्षर किए हैं। 2019 से 20 में भारत का मॉरिशस के साथ जो है $69 करोड़ का व्यापार हुआ, जिसमें भारत का निर्यात अधिक है। और FTA और CECPA किसी भी अफ्रीकी देश के साथ ऐसा पहला समझौता है जो मॉरिशस को अफ्रीकी हब के रूप में स्थापित करेगा। तो गाइस हम देखिए कौन से है पेज नंबर पर, तो हम है पेज नंबर 204 यानी कि 104 यानी कि 104 पे है आपका सिलेबस, जिसमें हम कौन सा पार्ट कर चुके हैं। यहाँ 80 से लेकर 104 वाले यानी आर्थिक घटनाओं का वार्षिकी, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं गाइस। देखिए टोटल कितने पेजेस हैं, तो यहाँ पे हैं पेजेस 160 है, जिसमें हम 104 पेजेस कर चुके हैं। तो गाइस बचे यहाँ पे कितने पेजेस, 56 के अराउंड पेजेस बचे हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसमें जो आपका उत्तर प्रदेश विशेष है गाइस, देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको बतानी थी कि जो आपका खेल जगत है गाइस, इसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो पूरी की पूरी बनी हुई है, अलग से इसमें करने की ऐसे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमारे ये 56 पेजेस थे, उसमें से 10 पेजेस माइनस करते हैं तो 46 पेजेस अभी हमारे पास कल का और टाइम है, हम ये बुक कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। खेल जगत के लिए आप जाइए, घटना चक्र मेरी प्लेलिस्ट में जाएगा, मैं इसकी एक वीडियो बनाऊंगी तब जब ये वाला पोर्शन आएगा। तो घटना चक्र की जो आपकी है दृष्टि आपकी आती है 2021, ऑलरेडी है मेरे पास प्लेलिस्ट में गाइस, इसमें आप ये वाला पोर्शन देख सकते हैं, बाकी तो मैं कंप्लीट आपको करवा दूंगी। चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद गाइस। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।